गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड टॉप 20 प्लस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, बेशक ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी दोस्तों, मैंने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये एक सेट लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये पिछले एग्ज़ाम्स में कम से कम 20-30 साल से ये पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 11 जोड़ी, बी 16 जोड़ी, सी 22 जोड़ी, डी 23 जोड़ी। सही जवाब ऑप्शन सी 22 जोड़ी। दोस्तों, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। और गुणसूत्रों की एक जोड़ी जो बचती है, यानी महिला में XX और पुरुष में XY को हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो अगर जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी बोलेंगे, अगर नंबर्स पूछेगा तो 46 बोलेंगे। इसी तरह से अगर पूछ देगा कि मनुष्य में ऑटोसोम्स की कुल संख्या यदि 44 भी आ सकता है ऑप्शन में, या 22 जोड़ी बोल दीजिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 2, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है। आपके ऑप्शन है ए बी, बी ओ, सी ए, डी ए बी। सही जवाब ऑप्शन डी ए बी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा। एंटीबॉडी के बिना एंटीजन ए और बी वाला व्यक्ति ए बी रक्त समूह से संबंधित है। इसको विस्तार से समझते हैं। जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसका एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों शामिल होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है वो रक्त समूह ओ के अंतर्गत आते हैं, यानी ब्लड ग्रुप उनका ओ होता है। याद करने वाले पॉइंट्स, ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, शहद में मुख्यतया निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। आपके ऑप्शन है ए गैलेक्टोस, बी माल्टोस, सी फ्रक्टोस, डी सुक्रोस। सही जवाब ऑप्शन सी फ्रक्टोस। प्रश्न नंबर 4, अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। आपके ऑप्शन है ए गैलेक्टोस, बी माल्टोस, सी सुक्रोस, डी फ्रक्टोस। सही जवाब ऑप्शन बी माल्टोस। प्रश्न नंबर 5, मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए डेमोग्राफी, बी जियोग्राफी, सी इथेनोलॉजी, डी सोशियोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन ए डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और ग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनसंख्या और विज्ञान। इसको हिंदी में हम जनसांख्यिकी भी कहते हैं। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, अर्थात जन्म, मृत्यु, प्रवासन, जो जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम लोग जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को करते हैं, जिसको डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। आपके ऑप्शन है ए जंतुओं का, बी पादपों का, सी सूक्ष्मदर्शी पादपों का, डी सूक्ष्मदर्शी पादपों तथा जंतुओं का। सही जवाब ऑप्शन डी सूक्ष्मदर्शी पादपों तथा जंतुओं का।
सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान, या इसको इंग्लिश में हम माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जो आमतौर पर इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? आपके ऑप्शन है ए 0.03, ऑप्शन बी 0.02, सी 0.04, ऑप्शन डी 0.07। सही जवाब ऑप्शन ए 0.03। वायुमंडल में CO2 गैस जो है ये 0.03% से 0.04% तक पाई जाती है, परंतु मौसम के परिवर्तन के साथ वायु में इसकी सांद्रता भी थोड़ी परिवर्तित होती रहती है। प्रश्न नंबर 8, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं? आपके ऑप्शन है जीवाणुओं को, बी वायरस को, सी विषाणुओं को, डी इन सभी को। सही जवाब ऑप्शन है जीवाणुओं को। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों और बीमारियों का इलाज करती हैं। बैक्टीरिया यानी इन्हीं को हम कहते हैं जीवाणु, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बैक्टीरिया को इंग्लिश में बोलते हैं और जीवाणु हिंदी में बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन सभी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं ताकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया से अधिक आसानी से लड़ सकें। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लैमिनेरिया, बी ईस्ट, सी स्पाइरोगोइरा, डी यूलोथ्रिक्स। सही जवाब ऑप्शन ए लैमिनेरिया। लैमिनारिया लैमिनारियल्स क्रम में भूरे समुद्री शैवाल का एक वंश है जिसमें उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों में पाई जाने वाली 31 प्रजातियां शामिल हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इस वंश की विशेषता लंबी चमड़े जैसी पट्टियां और अपेक्षाकृत बड़ा आकार है। प्रश्न नंबर 10, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है ए बैक्टीरिया द्वारा, बी कुपोषण से, सी प्रोटोजोआ द्वारा, डी वायरस द्वारा। सही जवाब ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है, शॉर्ट में इसे लोग टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु या रोगाणु के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति टीबी के रोगाणुओं को श्वास के माध्यम से अंदर लेता है तो रोगाणु फेफड़ों में बस सकते हैं और बढ़ने लगते हैं। वहाँ से वे रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों जैसे कि गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 11, पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है यकृत, बी आंत, सी पैंक्रियाज, डी किडनी। सही जवाब ऑप्शन है यकृत। दोस्तों, पीलिया में यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसको हम लिवर भी कहते हैं। पीलिया में यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है। जब पित्त नली में रुकावट होती है और लीवर से निकलने वाला पित्त रस आंत तक नहीं पहुंच पाता है तो व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। यह असंक्रमित पित्त रस ग्रहणी में जाने के बजाय रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का रंग पीला होने लगता है और हमारे आँखों का रंग भी पीला होने लग जाता है। प्रश्न नंबर 12, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है? आपके ऑप्शन है मादा एडीज, बी नर एनफिलीज, सी मादा एनफिलीज, डी मादा क्यूलैक्स। सही जवाब ऑप्शन सी मादा एनाफिलीज। दोस्तों, मलेरिया एक मच्छर जनित बुखार का रोग है, ज्वर रोग जिसको कहते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया आमतौर पर संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर होता है। जब ये मच्छर किसी भी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी खून में मिल जाते हैं। उसके बाद ये 14 से 15 दिनों के अंदर ये जितने भी लोगों को काटेगा उनको ये मलेरिया फैला सकता है। प्रश्न नंबर 13, न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है व्हेल, बी सर्प, सी मोर, डी डॉल्फिन। सही जवाब ऑप्शन सी मोर। न्यूमेटिक यानी वायवीय हड्डियां मुख्य रूप से पक्षियों की कशेरुकाओं में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस सारे ऑप्शंस में मोर एक पक्षी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी मोर होगा। प्रश्न नंबर 14, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है?
आपके ऑप्शन है ए मैमल्स, बी रेप्टिलिया, सी इंसेक्टा, डी पाइसेस। सही जवाब ऑप्शन ए मैमल्स। मैमल्स यानी स्तनधारी। बंदर जो है अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाते हैं। यह स्तनधारी की सबसे बड़ी पहचान है। तो मैमल्स माने स्तनधारी, बंदर जो है मैमल्स की कैटेगरी में आता है। प्रश्न नंबर 15, दूध में उपस्थित शर्करा है। आपके ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज। सही जवाब ऑप्शन सी लैक्टोज। दोस्तों, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज का आणविक सूत्र C12H22O11 होता है। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है। दोस्तों, जो हम अपने घरों में आमतौर पर चीनी यूज़ करते हैं उसको हम सुक्रोज कहते हैं, जो कि सबसे आम शर्करा है। हम लोग डेली यूज़ करते हैं चाय में और वैसे खाने में। और फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में मौजूद शर्करा होता है, जैसे कि आम, जामुन, फल, कोई सा भी फल, सब्जी, उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है। आपके ऑप्शन है ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी विषाणु। दोस्तों, विषाणु को हम लोग वायरस कहते हैं। चेचक जो है वेरियोला नामक वायरस के कारण होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चेचक तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति बात करता है, खांसता है या छींकता है, जिससे हवा में संक्रामक एजेंट वाली छोटी बूंदें फैलती हैं और ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है। प्रश्न नंबर 17, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। आपके ऑप्शन है ए लुई पाश्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी लैंड स्टीनर, डी एडवर्ड जेनर। सही जवाब ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। दोस्तों, एडवर्ड जेनर को 1796 ईस्वी में चेचक के टीके के विकास के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने एक छोटे लड़के को काउपॉक्स यानी चेचक का टीका लगाकर चेचक का टीका विकसित किया। काउपॉक्स एक हल्का रोग है जो चेचक के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह अब तक का विकसित किया गया सबसे पहला टीका था और इसे लाखों लोगों के जीवन बचाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए आंत, बी त्वचा, सी यकृत, डी अग्नाशय। सही जवाब ऑप्शन सी यकृत। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से हमारे यकृत यानी लिवर और कंकाल की मांसपेशियों में संग्रहित होता है। इसकी थोड़ी मात्रा हमारे मस्तिष्क में भी होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी लिवर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 19, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए मेसोफाइटा, बी हेलोफाइटा, सी थैलोफाइटा, डी ज़ेरोफाइटा। सही जवाब ऑप्शन बी हेलोफाइटा। वो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं या हेलोफाइटा भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लवण मृदा उद्भिद, जो कि नमक में उगने वाला पौधा है, तो हिंदी में लवण मृदा उद्भिद भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। आपके ऑप्शन है ए आस्था, बी लुइस, सी डॉली, डी इंदिरा। सही जवाब ऑप्शन बी लुइस। 25 जुलाई 1978 को लुइस जॉय ब्राउन, दुनिया की पहली सफल टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। प्रश्न नंबर 21, हाइड्रोफाइट कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए एक जलीय पौधे, बी एक सामूहिक जानवर को, सी एक पौधीय रोग को, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में रहते हैं। वे जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे तालाबों, नदियों और धाराओं, झीलों, जलाशयों और गीली भूमि या अन्य जलीय परिवेशों में पाए जाते हैं। इनको हिंदी में जलोद्भिद भी कहते हैं, जलोद्भिद पादप यानी जलोद्भिद पौधे।